नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में हम अभी तक की देश की हर अहम खबर लेकर आपके सामने हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुंबई की एक खबर से। घाटकोपर में एक रिहायशी इमारत गिर जाने से 12 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें जिंदा बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव का काम चल रहा है। और हम आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये वो तस्वीरें हैं घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत जो गिरी है। हालांकि अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि वजह क्या है। क्या ये इमारत जर्जर हो चुकी थी, क्या बारिश इसकी वजह बनी, या इसी इमारत के बेसमेंट में एक क्लिनिक है जहां पर निर्माण का काम चल रहा था। चंद घंटों पहले तक जहां 4 मंजिला इमारत खड़ी थी, अब मलबे का ढेर लगा है। पल भर में दर्जनों परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कान के पर्दे फाड़ने वाली एक गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ खाक। मुंबई के घाटकोपर इलाके में ये जो मलबे का ढेर लगा है, सुबह तक यहाँ साईं दर्शन नाम की इमारत खड़ी थी। सदमे की हालत में खड़ा गणेश इसी मलबे में अपने पिता को ढूंढ रहा है। हादसे के वक्त गणेश और उसकी माँ मंदिर गए थे, इसलिए बच गए। ये 10:40 को ये पूरा गिरा। मेरे पास मैं फोन पे बात कर रहा था पापा के साथ, तभी ऑन द स्पॉट तभी हुआ। एक बदहवास पिता मलबे में अपनी बच्ची और माँ को तलाश रहा था। बेटी तो बच गई, लेकिन माँ को लगी चोटें बेटे का ढाढ़स तोड़ रही हैं। बच्ची अंदर है, पर मैसेज मिला है कि वो सेफ है और उसको लेके गए हैं। और मेरी माँ जो है उसको राजावाड़ी में लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। मैं और वाइफ बाहर है। बीबी अच्छी है। अभी बीबी का चेहरा देखूंगा तो थोड़ी तसल्ली मिलेगी। ऐसे तसल्ली तो नहीं बोल सकता, ऊपर बच्ची है, उसके लिए थोड़ा मेरे को लगेगा कि माँ तो चली गई है। इमारत की छत पर रखी पानी की टंकी जमीन पर औंधे मुंह गिरी है। चारों तरफ खिड़की, दरवाजे और घरों का सामान तिनका तिनका होकर बिखरा है। तबाही के उस मंजर के जो लोग गवाह हैं, उनकी धड़कनें अब तक तेज हैं। हाँ, हमारी पूरी 40 रूम है हमारे 40 के। तो किस्मत अच्छी थी कि ऐसे नहीं गिर गई बिल्डिंग, और ऐसे भी नहीं गिरी ना तो ये मेरा घर भी सब टूट जाता था। 3 सेकंड में ही बिल्डिंग ही ऐसे पत्ते के जैसा हिल के नीचे दब गई। 40 के ऊपर नहीं गिरी हमारे। दिल को कचोटने वाली बात यह है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर में एक मैटरनिटी अस्पताल चल रहा था। घाटकोपर इलाके में जो ये बिल्डिंग गिरी है, ये दर्दनाक हादसे के अंदर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल कही जा रही है। सितब हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल का नाम है। जहाँ पे ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है तो कई सारे बच्चे और जो पेशेंट थे वो उस हॉस्पिटल में उस वक्त मौजूद थे। धूल धूल हो चुकी इमारत के सैकड़ों टन मलबे के नीचे अभी भी कई जानें दबी हैं। उनके अपने ईंट पत्थर हटाकर उन्हें तलाश रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सांसें बोझिल होती जा रही हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ वीरेंद्र घुनावत, मुंबई आज तक। आगे बढ़ते हैं। भारत में पैदा होकर भारत की जड़ें खोदने वाले गद्दार गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ने गिलानी ब्रिगेड की सच्चाई दिखाकर उसकी करतूतों के हिसाब किताब का पूरा इंतजाम कर दिया है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद कश्मीर के गद्दारों के ठिकानों पर छापे पड़े, उनके खिलाफ सबूत जुटाए गए और आज दिल्ली की अदालत ने 7 गुनहगारों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ये तो शुरुआत है, लेकिन पाकिस्तान परस्त हुर्रियत को अपने अंजामों तक जरूर पहुंचना है। ये हमारे खुलासे का असर है। गिलानी गैंग के 7 चेहरे अब एनआईए की गिरफ्त में हैं। इन पाक परस्तों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कश्मीर में साजिशों के पक्के दस्तावेज हैं। इसलिए अदालत ने इन 7 को रिमांड पर देने में तनिक भी देरी नहीं की। 18 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसके लिए एनआईए ने ये कहा कि हमारे को और भी सामान, और भी चीजें, और भी फैक्ट्स इनसे चाहिए, रिकवर करनी चाहिए, और वो हम सब तब कर सकते हैं जब ये हमारी कस्टडी में होंगे। आईने की तरह साफ है इन 7 का स्याह इतिहास।
जिनमें साजिश के तमाम अध्याय हैं। आज तक के खुफिया कैमरे पर इनके जुबानी कबूलनामे के बाद दो शक की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं रह जाती। हाफिज सईद ने गिलानी साहब को फंड किया है, कितना सब कुछ तो नहीं पूछते, बट हमें जहाँ जहाँ पता चलता है तो वो ठीक ठाक किया, उन्होंने भी किया। 10-20 करोड़ ज्यादा किया, राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन तो आपसे, क्योंकि उसको ये फायदा हुआ, उसने पूरे पाकिस्तान में एक ड्राइव भी फिर चलाया इस नाम पे ना, कलेक्शन ऑफ फंड्स के नाम पे। लेकिन ये तो छोटी मछलियां हैं। साजिश के समंदर में कई विशाल मगरमच्छ भी हैं, जिन्हें दबोचने के लिए जाल बिछा दिया गया है। यानी कि गिलानी ब्रिगेड के लिए चक्रव्यूह रचा जा चुका है, बस माकूल वक्त का इंतजार है। Nail them down, sir? What sort of evidence? That's why we have arrested them. Sir, do you also feel that it is time that you will be summoning the big fish, Saeed Ali Shah Gilani Meerwais? Let us see at an appropriate time. We will tell you. हुर्रियत के शुभ चिंतकों की चिंता इस बार दूर नहीं होने वाली। हुर्रियत को उसकी गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि आज तक के खुलासे के बाद हुर्रियत के पास अपनी सफाई में कुछ कहने को रह नहीं जाता। दिल्ली में इल्मा हसन और पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक और अहम दस्तावेज आज तक के हाथ लगा है। एनआईए ने कश्मीर के 48 पत्थरबाजों की लिस्ट तैयार की है। ये वो पत्थरबाज हैं जो हुर्रियत और पाकिस्तान के इशारे पर सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाते हैं, स्कूलों को जलाते हैं। अब इनका भी कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है और सोशल मीडिया के जरिए साजिश को अंजाम देने का भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। 48 ये पत्थरबाज हैं जिनके नाम हैं, जिनके फोटो हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान से निर्देश भी ये लोग लेते हैं। तो अब ये भी नहीं बचेंगे। रुख अगली खबर का। देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ। जैसे ही कोविंद ने शपथ ली, सेंट्रल हॉल में जय श्री राम भारत माता के नारे लगे। जिस तरह के नारे लगे वो मेरे ख्याल से पूरे देश को और विपक्ष को तैयार रहना चाहिए कि इन्होंने शायद राष्ट्रपति जी ने बनाया है, इनकी सोच है कि राष्ट्रपति भाजपा का है, जनसंघ का है, आरएसएस का है, और जिस तरह से वहाँ पे जय श्री राम के नारे आफ्टर ओथ लगा, वो मेरे लिए देश के लिए शर्मनाक है। वहाँ पर जय हिंद के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रपति कोविंद के पहले ही संबोधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने संबोधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम नहीं लिया। नबी ने कहा कि नए राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में इन नेताओं के नाम तक नहीं लिए, जो दिल को चुभने वाली बात है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। अब हम आपको गुजरात के बनासकांठा से आई तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेकाबू बाढ़ के आगे जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद किस हद तक जाती है। एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर लेकर लोगों को बचाने के लिए पहुंच गए। पोल से लटके एक शख्स को एयरलिफ्ट करके बचाया है। ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन इस तरह की तमाम तस्वीरें हैं जो गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। कई ज़िलों में यहाँ पर बाढ़ है और बाढ़ की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ की विभीषिका अगर कहीं है तो वो गुजरात में ही है, क्योंकि अब तक 70 लोग बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन एयरफोर्स ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए किस तरह से इस शख्स को एयरलिफ्ट किया गया, बचाया गया। फंसा हुआ था ये बाढ़ के पानी में, लेकिन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा, जवानों ने नीचे रस्सी फेंकी और बिजली के पोल से ये अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। बचने की उम्मीदें लगभग ना के बराबर थी, लेकिन यही है हमारी सेना और सेना का सराहनीय प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ग्रस्त गुजरात के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य में मूसलाधार बारिश के बाद 10 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गुजरात का बनासकांठा पाटन जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। 2 दिन में यहां इतनी बारिश हुई है कि कई जगहों पर 5 से 7 फीट तक पानी भर गया है। पूरे राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से 70 लोगों की मौत हो चुकी है।
गुजरात पर कहर बनकर टूटा बरसात का हर दिन नई बर्बादी लेकर आ रहा है। गांव के गांव पानी में बह गए। गुजरात की बदरंग तस्वीर एक झटके में सामने आ गई। सैलाब का कहर ऐसा कि सारी चमक धुल गई। ये गुजरात में तबाही की बोलती तस्वीर है। सैलाब ने गुजरात में हाहाकार मचा दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को सेना, एनडीआरएफ और एयरफोर्स तक की मदद लेनी पड़ी। राज्य भर में बाढ़ की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। कई जिलों के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। सूबे की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ है या बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात का जायजा लेने आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया। जल त्रासदी के बीच आज तक के रिपोर्टर गुजरात में सैलाब के बीच रिपोर्टिंग करने पहुंचे। ये बनासकांठा का खड़िया गाँव है। यहाँ घर घर में सैलाब का पानी चढ़ बैठा है। हम इस गांव के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रस्सी लगाई गई है। बताया यही जा रहा है कि कल रात यहाँ पे करीब 9 से 10 फीट तक का पानी था। यहाँ पे रस्सी इसलिए लगाई गई ताकि लोगों को सहारा मिल पाए, पता चल पाए कि यहाँ से ये सड़क जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है। कितनी परेशानियों का सामना इन गाँव वालों को करना पड़ रहा है। जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उन्हें हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है MI-17 में। वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर है जो कि रेस्क्यू सामग्री यहाँ पे लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं सारी जो सामग्री है वो उसके अंदर यहाँ डीसा से ये सारी सामग्री रखी जा रही है ताकि लोगों को पीने का पानी, जो खाने, बिस्किट जैसी जो चीजें हैं वो मिल पाए। बनासकांठा के कई इलाके में सड़क का नामो निशान नहीं है। लोग मुसीबत के इस दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। इस काम में पिछले 3 दिनों में वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम भी जुटी है। इस वक्त आप जो हमारे आसपास की शांति महसूस कर सकते हैं वो तूफान के बाद का सन्नाटा है। वो तूफान जो कल रात गुजरात में आया था। ये घर आप देख सकते हैं कैसे तिनका तिनका हो गया है। पानी का बहाव अभी भी काफी ज्यादा है। एनडीआरएफ की 10 और टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए भेजा गया है। बीएसएफ और सेना के जवान भी राहत में जुटे हैं। सैकड़ों लोग अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। 100 गांवों का संपर्क कट गया है। 19 स्टेट हाईवे समेत 121 रूट्स पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। कई इलाकों में रेल सर्विस पूरी तरह ठप हो गई है। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो आने वाले दिनों में लोगों की और मुसीबत बढ़ेगी, हालात और बिगड़ेंगी। पर प्रशासन ने सारी ताकत लगा दी है। बनासकांठा से गोपी घांगर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। बाद में बारिश हुई तो भारतीय रेलवे की पोल खुली। इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस कदर भारतीय रेल का ड्राइवर इंजन के अंदर छतरी लगाकर ट्रेन चलाने को मजबूर। ये तस्वीर धनबाद के गोमाह स्टेशन से हमारे तक यानी कि आज तक पहुंची है। इंजन के अंदर पानी चू रहा है। ड्राइवर छतरी लगाकर ट्रेन को चलाने पर मजबूर है। ऐसे में एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी दोनों ड्राइवर हैं, अलर्ट हैं, मुस्तैद हैं। और अब एक तस्वीर हम आपको झारखंड के बोकारो से दिखा रहे हैं जहां लगातार बारिश के बीच खदान में आग का एक खौफनाक मंजर सामने दिखा। ये गुबार काला जो आप देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि इन खदानों के अंदर आग जल रही है, लेकिन CCL प्रबंधन की तरफ से इसमें मिट्टी भर दी गई थी। बारिश की वजह से पानी जलती हुई आग तक पहुंचा और विस्फोट के साथ बाहर निकलने लगा जो घने काले गुबार के रूप में दिखाई दिया। पत्थर देखिए।